नमस्कार दोस्तों, मांझी एजुकेशनल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक तथा लवण के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में होते हैं मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन। तो दोस्तों अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल, पीला, हरा या फिर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलीय विलयन में प्रदान करते हैं। दोस्तों अम्ल जो होते हैं, अम्ल वो जलीय विलयन में क्या प्रदान करेंगे? दोस्तों यहाँ पे आएगा अम्ल। दोस्तों अम्ल यहाँ पे आएगा, अम्ल जलीय विलयन में प्रदान करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं? OH माइनस, O माइनस, C+ या H+। तो दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। दोस्तों एक इक्वेशन है हमारे पास, H+ हाइड्रोजन, यदि इसको हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या बनेगा दोस्तों? हमारे पास H3O+। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि हुई। तो दोस्तों अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया दोस्तों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये जितने भी हैं ये सब हमारे क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं दोस्तों। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या है दोस्तों? हमारे प्रबल अम्ल हैं। और प्रबल में इनमें अगर सबसे बात की जाए दोस्तों तो HCl सबसे अधिक प्रबल होगा। उसके बाद दोस्तों HNO3, उसके बाद दोस्तों H2SO4। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे प्रबल कौन सा है दोस्तों? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी दुर्बल अम्ल के प्रकार होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा डैश होती है तथा जल की मात्रा डैश होती है। तो दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा दोस्तों कम होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और जो दोस्तों तनु अम्ल होते हैं, तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। किसकी मात्रा अधिक होती है? जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा क्या होगी दोस्तों? कम होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टेबल दिया गया दोस्तों, इसमें देख लेते हैं स्रोत और अम्ल। दोस्तों सिरका से हमें कौन सा अम्ल मिलता है? सिरका से हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। तो दोस्तों संतरा और नींबू दोनों में ही सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मेथेनोइक अम्ल। कौन से अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों ये टेबल आप लोग ज़रूर याद कर लेना
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन MCQs के बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल भोजन पाचन में सहायक होते हैं? HNO3, HBr, HCl, H2SO4। तो दोस्तों हमारे आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है दोस्तों। तो हमारे आमाशय के अंदर कौन से अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारक स्वाद में होते हैं। दोस्तों क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा या फिर नमकीन। तो क्षारक स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों? कड़वा होता है। और अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है, काला, नीला या बैगनी। तो दोस्तों क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारक जलीय विलयन में कौन से आयन प्रदान करते हैं? दोस्तों H+, O-, OH- या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? OH-। क्षारक जो होते हैं दोस्तों जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं दोस्तों एक हमारे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? Na प्लस में OH-। तो दोस्तों NOH क्या होता है? एक प्रकार का क्षार होता है दोस्तों। इसका हमने जल में अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या मिला दोस्तों? Na+ और OH-। तो OH- हमें प्राप्त होता है। तो जब भी हम क्षारक को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे या क्षारक का जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रदान करेगा क्षारक दोस्तों? OH-। और अम्ल कौन सा करेगा? H+ आयन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिटमस प्राप्त किया जाता है लीचेन से, कसाल से, पीपल से या सी प्लांट से। तो दोस्तों लीचेन किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लीचेन से। इसे लाइकेन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का पौधा होता है दोस्तों, जो कि थैलोफाइटा समूह में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिटमस का विलयन प्रायः किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैगनी या हरा। तो दोस्तों लिटमस का रंग जो होता है प्रायः बैगनी कलर का होता है। किस रंग का होता है दोस्तों? बैगनी रंग का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यदि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखेंगे दोस्तों, यदि हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? एक तो हमें मिल जाएगा दोस्तों लवण, और दूसरा हमें क्या मिलेगा दोस्तों? जल मिलेगा। और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है दोस्तों। तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया करने से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमें लवण प्राप्त होता है, लवण तथा जल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल प्लस धातु
देखिए दोस्तों, इसमें अम्ल और धातु की अभिक्रिया करने पर डैश प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक हमारे पास है दोस्तों HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवा दिया, जिंक धातु के साथ। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कि हमने एक अम्ल लिया और एक धातु लिया, अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या मिला दोस्तों, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या होता है लवण, और हाइड्रोजन गैस मिला है दोस्तों। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हमारा ऑप्शन सी है लवण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लवण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। यदि हम Na सोडियम OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, Na2ZnO2, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिंकेट। और क्या मिलता है दोस्तों हमें, H2 हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सोडियम जिंकेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2ZnO2। तो दोस्तों हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, Na2ZnO2 हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन की उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन की उपस्थिति जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आयोडीन टेस्ट, एलिसा टेस्ट, पॉप टेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति जांच करने के लिए दोस्तों पॉप टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, पॉप टेस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु को अम्ल के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों किसी अम्ल को यदि हम धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले एक समीकरण को देख लेते हैं दोस्तों। HCl हमने एक अम्ल ले लिया और एक कोई सा भी हम धात्विक कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। हमने HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दिया दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा NaCl प्लस CO2 मिल जाएगा दोस्तों, और H2O भी मिलेगा। तो दोस्तों जब हमने अम्ल को धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या मिला, NaCl। NaCl क्या होता है दोस्तों, लवण होता है, साल्ट होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ हमें मिलता है जब हम अम्ल को धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षारक को धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है। यदि हम क्षारक को धातुओं के कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, लवण तथा जल, या फिर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या फिर अभिक्रिया नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्षारक जो होते हैं वो धातुओं के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु प्लस बाइकार्बोनेट। यदि हम धातु को उसके बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे। हाइड्रोजन गैस, लवण, ऑक्सीजन, या फिर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, या फिर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल, या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों एक हम समीकरण देख लेते हैं फिर से कि एक हमारे पास धातु है, धातु नहीं दोस्तों, यहाँ पे अम्ल होगा, सॉरी अम्ल होगा। यदि हम अम्ल को मिसप्रिंट दोस्तों हो जाता है, अम्ल को यदि हम बाइकार्बोनेट के साथ, धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो देखते हैं, एक हम अम्ल लेते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, NaHCO3 के साथ हम अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? एक तो हमारे पास आ जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो दोस्तों क्या क्या मिल रहा है हमें? एक NaCl क्या होता है? लवण। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O क्या होता है? जल। तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षारक। यदि हम अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों अम्ल को यदि हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? लवण तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा जल, लवण और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लवण तथा जल। यदि हम अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? लवण तथा जल। और इस अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? तो धात्विक ऑक्साइड जो है दोस्तों वो क्षारीय प्रकृति की होती है। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अम्लीय। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड को यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? अम्ल, भस्म, लवण या ऑक्साइड। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास है एक CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया जिसे हम धात्विक ऑक्साइड कह सकते हैं, प्लस अम्ल। एक हम अम्ल ले लेते हैं दोस्तों HCl, एक अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने इनका रिएक्शन करवाया आपस में तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? CuCl2, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, यानी कि लवण और जल प्राप्त हुआ दोस्तों। तो खाली स्थान के पास क्या आ जाएगा दोस्तों? लवण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
लवण। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? OH स्केल, pH स्केल, रिक्टर स्केल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता मापने के लिए हम pH स्केल का प्रयोग करते हैं, pH स्केल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ज़रा हम इसमें देखते हैं कि pH स्केल में दोस्तों बेसिकली हम पावर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की सांद्रण कितनी है इससे पता चलता है दोस्तों। P का मतलब दोस्तों होता है पोटेंस। जर्मन लैंग्वेज में P का मतलब POTENZ पोटेंस। पोटेंस को दोस्तों हम हिंदी में कह सकते हैं पुषांश। क्या कहेंगे दोस्तों? पुषांश कहेंगे, पुषांश। या फिर और सरल भाषा में बोला जाए तो शक्ति। क्या कहा जाएगा दोस्तों? शक्ति। तो P का मतलब क्या हो जाएगा? पावर, शक्ति। और H का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हाइड्रोजन। हम पावर ऑफ हाइड्रोजन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों pH स्केल से। अच्छा दोस्तों pH स्केल के बारे में, दोस्तों pH स्केल पे हमारा 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। जिस किसी भी पदार्थ का pH मान यदि 7 से कम हो, 7 से कम होता है दोस्तों तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय। यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय। यदि 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। और यदि 7 पर है, 7 पर है तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? न्यूट्रल बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनके pH मान दिया गया है दोस्तों। शरीर का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो हमारे बॉडी का जो pH मान जो होता है उसका रेंज है दोस्तों 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.8 तक। और रक्त की बात करें तो रक्त का pH मान होता है 7.4। और लार की बात करें तो लार का होता है 6.5। वर्षा जल का होता है 5.6। दांत का होता है दोस्तों 5.5। और सिरके का होता है 2.4। और नींबू का होता है दोस्तों 2.2। नींबू का pH मान कितना होता है दोस्तों? 2.2। दोस्तों अम्लीय वर्षा में क्या होता है? यदि वर्षा जल का मान 5.6 से कम हो जाता है दोस्तों, या फिर इतना होता है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अम्लीय वर्षा। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे दोस्तों? अम्लीय वर्षा। दोस्तों इस चार्ट को अच्छी तरीके से याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, किससे निर्माण करते हैं? सोडियम क्लोरीन से, या फिर सोडियम क्लोराइड तथा जल से, या बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन से, या फिर सोडियम कार्बोनेट तथा जल से? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। बुझे हुए चूने को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर बेकिंग सोडा? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो वॉशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O, या फिर CaCO3 10H2O, या फिर CaOCl2, या फिर CuSO4 half H2O? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2CO3
10H2O। ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? क्लोरीन से, सोडियम से, पोटेशियम से या फिर जिप्सम से? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं दोस्तों, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है दोस्तों? खिलौने बनाने में, टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में, घरों में डिज़ाइन बनाने में या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी चीज़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, तथा आसपास में जो भी आपके 10th के विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उनको। धन्यवाद दोस्तों।